यह कहानी रत्नागढ़ के रहस्य जुड़ी हुई है, जहां पर रणविजय नाम का युवक लैंड डीलिंग के सिलसिले मुंबई से राजसमंद के रत्नागढ़ महल में जाता है और वहीं पर फंस जाता है। वहां पर लगभग 1 महीने वह एक महल में ही कैद होकर रह जाता है तथा कई रहस्यमय चीजों का अनुभव करता है। वहां से कई बार भागने का असफल प्रयास करता है। कई दिन वहां गुजारने के पश्चात वह पुनः मुंबई लौटता है। इस बीच उसके साथ कई घटनाएं घटित होती है जो उसके जीवन को बदल कर रख देती है। ट्रेन की सीटी CCCE। वो सर्दियों की सुबह थी जब रणविजय जोधपुर पहुंचा। अगली ट्रेन के लिए कुछ वक्त था, तो रणविजय ने सोचा कि क्यों न कुछ समय के लिए जोधपुर घूम लिया जाए, और वह जोधपुर के स्टेशन पर उतरकर घूमने लगा। जोधपुर की सर्दी कम से कम 10 से 12 डिग्री तो होगा। वहाँ नदी के पानी से उठती भाप सर्दियों की कुछ बात ही अलग है। रणविजय खुद से बात करते हुए बोला। ट्रेन की सीटी की आवाज। रणविजय दूसरी ट्रेन में बैठ गया और शाम तक जोधपुर से पाली पहुंच गया। पाली में शाम का डिनर अच्छा हुआ। राजस्थानी शिकारियों की खास पसंद मिर्ची के साथ बकर का भुना हुआ गोश्त। यहाँ से उसे अरावली की सुंदर पहाड़ियों के बीच राजसमंद जाना था। यहाँ से एक बार राजसमंद पहुँच गया तो फिर डैनी डिकोस्टा के बारे में पता चल ही जाएगा। रणविजय खुद से ही बात करते हुए बोला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधविश्वास इस इलाके में था। रात को खून पीने वाले प्रेत, भेड़िए बन जाने वाले इंसान और न जाने क्या क्या। रणविजय को लगा कि सफर मजेदार होने वाला है। ट्रेन सिटी मारते हुए आगे बढ़ने लगी। अरावली की पहाड़ियों के बीच होते हुए जाने वाले घुमावदार रास्तों ने उसका मन मोह लिया। जगह जगह देखने वाले सुंदर किलों के नज़ारे, खूबसूरत वादियां, झीलों और झरनों से टकराकर आने वाली ठंडी हवाओं ने उसे किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। ट्रेन के राजसमंद पहुंचते ही उसे हर और रंग बिरंगी पगड़ी पहने हुए आदमी और सतरंगी लहंगा चोली पहने हुए सुंदर औरतें दिखाई दी। उसके सामने राजस्थानी राजा महाराजाओं और उनकी रानियों की तस्वीरें लगी हुई थी। स्टेशन से निकलकर वह अपने अगले पड़ाव पर पहुंचा, जहां उसे रात बितानी थी। लगता है किसी परियों के देश में आ गया हूं। इतनी सुंदर जगह के बारे में पता नहीं किन बेवकूफों ने अंधविश्वास अफवाहें फैला रखी है। रणविजय खुद से ही बोला। रणविजय तांगे से आगे बढ़ने लगा और खुद से ही बोला, रानी की सराय। डैनी ने अपनी चिट्ठी में इसी जगह पर रुकने के लिए कहा था। यह एक पुरानी सी इमारत थी, जैसे पुराने वक्त नहीं कोतवाल व मंत्रियों की हुआ करती थी। उसके तांगे से उतरते ही एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर आई। घड़ी खम्मा सा। बूढ़ी औरत, नमस्ते, मैं रणविजय। रणविजय ने कहा, आ गए, मैं थारा ही इंतजार कर रही थी। कैसा लगा म्हारा राजसमंद? आओ सा आओ, मैं थारा कमरा दिखा दूं। अंदर नहाने का गर्म पानी, तौलिया, सब कुछ है। और भी कुछ जरूरत हो तो बोल देना। और हाँ, मने थारे वास्ते एक चिट्ठी भी मिली ही लियोसा, बूढ़ी औरत बोली। रणविजय ने कमरे में जाते ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। थकान ने जान निकाल दी। देखो चिट्ठी में क्लाइंट में क्या लिखा है, खुद से ही। और वह चिट्ठी खोलता है। राजसमंद में तुम्हारा स्वागत है मित्र। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कल 3 बजे तुम्हारी रत्नागढ़ की यात्रा प्रारंभ होगी। रानी की सराय से निकलकर काली घाटी पहुँचना। वहाँ मेरी शाही बग्गी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे यकीन है तुम्हें यह सफर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा दोस्त डैनी डिकोस्टा। रात रणविजय को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद वह आदतन अपनी डायरी में यहाँ की यादों को समेटने लगा। दिन का खाना खाने के पश्चात वह आगे के सफर के लिए तैयार था। कितना पैसा हुआ आपका? रणविजय ने बूढ़ी औरत से कहा। माने चिट्ठी के साथ ही कमरे का किराया और थारे आने जाने के वास्ते घोड़ा गाड़ी का भाड़ा मेरे मिल चुका है सा। घोड़ा गाड़ी वाला आने वाला ही है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। पर ये बात बताओ तने जानो कठे को है? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं रत्नागढ़ जा रहा हूँ, रणविजय ने जवाब दिया। रत्नागढ़ का नाम सुनते ही वह औरत पीली पड़ गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और उसके पैर कांपने लगे। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं?
रणविजय ने पूछा, पर उस औरत की तो जैसे जीभ ही अकड़ गई थी। वो जवाब नहीं दे पा रही थी। घोड़ा गाड़ी आ चुकी थी और घोड़ा गाड़ी वाले ने जैसे ही रणविजय का बैग घोड़ा गाड़ी में रखा, वह गुड़िया अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और रणविजय से बोली, वहाँ जाओ कोनी सा, अभी जवानी भी कोनी आई थारी ठीक से। दुनिया को नहीं देखी हाली ठीक से, क्यों इस उम्र में जान देने पर तुले हो। पर हुआ क्या, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आखिर ऐसा क्या है रत्नागढ़ में? रणविजय ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उस बूढ़ी औरत से पूछा। सवाल कोनी सा सवाल कोनी, अगर अपनी माँ ने जरा भी प्यार करो हो तो यही स्यों लौट जाओ। उसकी गोद सूनी मत करो, और अगर जाना ही है सा तो किसी और दिन चले जाना। बूढ़ी औरत ने कहा, अम्मा किसी और दिन? मगर क्यों, आज के दिन में ऐसा क्या है? रणविजय ने पूछा, दिन नहीं रात सा रात, आज माघ की पूर्णमासी है। आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे हैं सा, धरती पर उतरे हैं सारे प्रेत। बूढ़ी औरत बोली। रणविजय बूढ़ी औरत की बातें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोड़ा गाड़ी वाला इंतजार कर रहा था, तो रणविजय पलटा और घोड़ा घाटी में आकर बैठ गया। घोड़ा गाड़ी वाले ने घोड़ा गाड़ी आगे हाँक दी। घोड़ा गाड़ी वाले ने चाबुक चलाई और घोड़ा की दौड़ पड़ी। रणविजय नहीं चलती हुई घोड़ा गाड़ी से पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ी औरत अब भी हाथ उठाए उसे रुकने का इशारा कर रही थी। रुक जाओ सा, मत जाओ, वह भलमानुषो उनका घर है, वहाँ मत जाओ। घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे उसकी आंखों से उझल होती जा रही थी, लेकिन वो बुढ़िया वही खड़ी खड़ी करुण निगाहों से जाती हुई घोड़ा गाड़ी को देख रही थी। वो वही रास्ते में ठहर गई। बुढ़िया की बातें रणविजय को उलझन में तो डाल रही थी, लेकिन उसे अपना काम भी करना था। उसके बॉस और डैनी के बीच बहुत बड़ी लैंड डील होने वाली थी और उसकी पूरी जिम्मेदारी रणविजय पर ही थी, जिसके लिए वह है रत्नागढ़ जा रहा था। तभी उसे अपने गले में लटकता हुआ ताबीज ऐसा कुछ दिखा और उसे याद आया, उसके सामने गिड़गिड़ाते वक्त शायद बुढ़िया ने उसके गले में बांध दिया होगा। वह उस समय उस बुढ़िया की वहमी बातों पर विश्वास तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह अंदर से डरा हुआ था। तभी एक आवाज से उसका ध्यान टूटा। चिट्ठी में लिखा था सा कि तने काली गाड़ी छोड़ना है, लेकिन वहाँ उतर के करोगे क्या सा? घोड़ा गाड़ी वाले ने बोला, हाँ जी, वहाँ से हमारे क्लाइंट के द्वारा सवारी आएगी। रणविजय बोला, बहुत खतरनाक जगह है सा काली घाटी प्रेतों की घाटी है सा। घोड़ा गाड़ी वाला बोला। प्रेत का नाम सुनकर रणविजय कांप उठा। घोड़ा गाड़ी सरपट दौड़े जा रही थी। लगातार घोड़ा गाड़ी वाला चाबुक की चोट घोड़े पर मार रहा था। विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़ा गाड़ी वाले को इतनी जल्दी क्या है काली घाटी पहुंचने की, क्योंकि वह है तीखे मोड़ों पर भी ऐसे गाड़ी काट रहा था कि बैठने वालों के साथ से गले में अटक रही थी। रणविजय ने कहा, अरे भाई थोड़ा धीरे चला लो, अगर तांगा पलट गया तो दोनों मर जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है घोड़ा दौड़ाने की? लेकिन घोड़ा गाड़ी वाला तो जैसे बहरा ही हो गया था। उसने रणविजय की बात नहीं सुनी और सरपट घोड़ा गाड़ी को दौड़ाए जा रहा था। तांगा भगाने का जैसे जुनून सा सवार सा उसके ऊपर। झिंगुरों की आवाज ने माहौल को जैसे सिहरन-सी पैदा कर दी थी। कपा देने वाली ठंडी चांदनी रात में तांगे के आगे लगी दो लालटेनें रास्ता दिखाने की असफल कोशिश कर रही थी। अरे तांगे वाले, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों घोड़ों की जान लेने पर तुले हो? रणविजय बोला, क्योंकि सा हमें आधी रात से पहले काली घाटी पार करनी है। घोड़ा गाड़ी वाला बोला, क्यों? आधी रात के बाद ऐसी कौन सी आफत आने वाली है काली घाटी में? रणविजय ने पूछा। सॉल्व मौत का डेस है काली घाटी। आज के पूरे चांद में जो वहीं रुक गया वह वापस कोनी लौटा कभी। घोड़ा गाड़ी वाले ने जवाब दिया। अचानक से घोड़े रुक जाते हैं। घोड़ा गाड़ी वाला काफी प्रयास करता है उन्हें आगे ले जाने, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ते हैं। क्या हुआ? कितनी देर में पहुंच जाएंगे काली घाटी? रणविजय ने पूछा। घोड़ा थम गया। मतलब काली घाटी अब दूर न? बोला, कुत्ते यही तक रहते हैं। घोड़ा गाड़ी वाला बोला, क्यों? रणविजय डरते डरते बोला,
क्योंकि काली घाटी से भलमानुषों का इलाका शुरू हो गए हैं। आधी रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज रे वह है। घोड़ा गाड़ी वाला बोला, लेकिन सा तुम आगे कठे जा रहा हो? घोड़ा गाड़ी वाले ने प्रश्नवाचक दृष्टि से रणविजय से पूछा। रत्नागढ़, रणविजय ने जवाब दिया। क्या? रत्नागढ़, घोड़ा गाड़ी वाला डरते डरते बोला। क्या हुआ? ऐसा क्या है रत्नागढ़ में? रणविजय ने पूछा। कहानी में आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।